हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमन एरर्स फॉर एसएससी बैंकिंग एंड एनडीए देखने वाले हैं। वैसे ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा, नो डाउट। आज हम सेंटेंस को जो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कॉमन एरर्स में, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग अपने सेंटेंस में बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को इग्नोर करने वाले हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। वर्ब को तो नहीं, क्योंकि जब टेंस की बात होगी तो वर्ब भी आएगा। तो इसके अलावे, इन दोनों के अलावे बाकी जो बचे 6-8 में से, उनको हम इग्नोर करेंगे। हम केवल टेंस या वर्ब से रिलेटेड रूल पर ही क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो मैं आगे बढ़ूं इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे हमेशा ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं और आगे भी बनाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपने देख लिया होगा। अब इसका आंसर क्या होगा? तो चूंकि ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले उन वर्ड को अंडरलाइन करेंगे जो वर्ब या टेंस से रिलेटेड होगा, जैसे शैल रीच, शैल सेंड या फिर हैव आस्क्ड। ठीक है, तो गलती तीनों पार्ट में से किसी में भी हो सकती है, क्योंकि इनमें ही वर्ब का यूज़ किया गया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का यूज़ हो रहा है, वो जहाँ है वहीं आंसर होगा। तो आइए आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पहला वाला पार्ट, एज सुन एज आई शैल रीच। तो यहाँ देखिए एज सुन एज लगा हुआ है, तो इसका आपने रूल पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप जान जाइए कि एज सुन एज लगा हो सेंटेंस में, या शुरू में इफ़ लगा हो, या अनलेस लगा हो, या फिर अनटिल लगा हो। ओके, ऐसी बहुत सारी कंजंक्शन या कंडीशनल क्लाउजेज हैं जब इनका इस्तेमाल होता है, तो इनके बाद सेंटेंस में शैल या विल का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, कंडीशनल क्लाउज में ऐसे कंजंक्शन के साथ हम शैल विल का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ लिखा है एज सुन एज, जैसे ही, तो ये शैल यहाँ पे नहीं होगा। जैसे ही मैं पहुँचूँगा, मीनिंग वही दे रहा है, पहुँचूँगा, लेकिन शैल के बिना। और जो दूसरा सेंटेंस होगा इसी वाक्य में, वो आप शैल के साथ ले जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका पहला सेंटेंस है, यानी दिल्ली तक, यहाँ तक में आपको शैल विल नज़र नहीं आना चाहिए, जब तक कि सब्जेक्ट के पहले ये कंडीशन लगा होगा। कहता है जैसे ही मैं दिल्ली पहुँचूँगा, मैं भेज दूँगा वो फाइल जो तुमने मांगा है। क्लियर है? तो ये रूल आप याद रख लेंगे, एज सुन एज, इफ, अनलेस, अनटिल, ये सारे कंडीशनल क्लाउज हैं। ऐसे करीबन 72 हैं जो आपको चैप्टर में किसी भी ग्रामर के बुक में मिल जाएगा। तो इनके बाद शैल विल का यूज़ नहीं होना चाहिए, तो ये शैल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बाकी अगर ये गलत है तो फिर ये सही है और ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, अब आप पढ़ चुके होंगे तो आगे देख लेते हैं इसका वर्ब कौन कौन है। रोट, वर्ब हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये टेंस का क्वेश्चन है। हैड आंसर्ड एंड वुड हैव स्कोर्ड। चलिए, ये 3 जगह अगेन हमें वर्ब मिल रहे हैं, तो गलती कहीं ना कहीं किसी एक पार्ट में होगी। सेंटेंस को शुरू में देखा तो शुरू में ही समझ में आ गया, इफ़ के बाद सब्जेक्ट लिया है, तो हमें स्ट्रक्चर याद आ जाता है कंडीशनल क्लाउज वाला, कि इफ़ हो, सब्जेक्ट हो, तो आगे होता है हैड प्लस V3, और फिर आगे नया सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद फिर आप वुड लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर है। वुड के बाद हैव होता है, और हैव के बाद V3 भी होता है। ठीक है, तो इफ़ के बाद अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा हो, तो आप यहाँ देखिए हैड प्लस V3 का यूज़ होगा। तो यहाँ देखिए हैड, वुड हैव लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ हैड ही होगा? एक ऐसा ही स्ट्रक्चर जिसमें वर्ब भी तो लगता है, तो वो तब हम पता करेंगे जब आगे में वुड हैव लगा होगा। अगर आगे में वुड हैव लगा हुआ है तो यहाँ हैड V3 होगा, और आगे सब्जेक्ट के बाद केवल वुड लगा है तो यहाँ पे वर हो जाएगा। ठीक है, इसी से पकड़ में आएगा। तो अब यहाँ देखिए वुड हैव लगा हुआ है प्लस V3 है, इसका मतलब यहाँ पे हैड लगेगा, वर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रोट की जगह पे ही हैड रिटन। स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिएगा, ही हैड रिटन हो जाएगा। जी हाँ, सेंटेंस क्या कह रहा है कि अगर उसने एग्ज़ाम लिखा होता तेज़ी से और आंसर किया होता एक और क्वेश्चन का, तो क्या होता, ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। तो आपने ऐसा रूल पढ़ा होगा जिसको हम पास्ट ऑफ पास्ट का रूल कहते हैं,
कि अगर पहली क्रिया पास्ट में हो और 2-3 क्रियाएं और हों तो उस पहली क्रिया के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो ये रोट नहीं होगा, हैड रिटन होगा। तो अब चूँकि गलती यहाँ हो गई है साबित, तो आगे हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे सब करेक्ट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा। अब जो इसमें मेन वर्ब वगैरह है वो हम देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में है मेन वर्ब आपका हैड टू कैंसिल, और यहाँ है वी रिच्ड, और यहाँ है ट्रेन लेफ्ट। तो तीनों पार्ट में कोई ना कोई वर्ब आ रहा है। भाई टेंस का क्वेश्चन हो और वर्ब ना आए ऐसे कैसे होगा? तो वर्ब तो रहेगा ही, इसलिए हमें पहले वर्ब ही देखना होगा। तो आंसर अब इन तीनों में से किसी एक जगह में है। तो वी हैड टू कैंसिल, ये तो ठीक है। वी हैड पास्ट के लिए ठीक है। 2 + V1 लगता है, ये भी ठीक है, मतलब ये पार्ट में वर्ब करेक्ट है। वी रिच द रेलवे स्टेशन, हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, ये भी ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे बिकॉज लगा हुआ है, एक कंडीशनल क्लाउज भी दिया हुआ है, द ट्रेन लेफ्ट छूट गई। तो यहाँ पे एक सेंटेंस याद आ रहा है कि वी रिच द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट। कह रहा है कि हमें जो ट्रिप है दिल्ली का वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि हम स्टेशन पहुँचे ट्रेन के खुलने के बाद। ठीक है, यहाँ पे एक क्लाउज है, आफ्टर या जो भी बिफोर लगेगा वो छोड़ दिया गया है। तो गड़बड़ ये है कि आपने ट्रिप इसलिए कैंसिल किया क्योंकि ट्रेन जो है वो आपकी जा चुकी थी। क्लियर है? तो जो काम पहले हो गया, यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा, जिसके तहत जब दो क्रियाएं पास्ट में हो तो जो पहली क्रिया होती है वो पास्ट परफेक्ट में बनती है और जो दूसरी क्रिया होती है वो सिंपल पास्ट टेंस में बनती है। ठीक है, तो यहाँ दो काम हुआ, हम स्टेशन पहुँचे और ट्रेन खुला। तो इन दोनों में पहले क्या हुआ? तो पहले हुआ ट्रेन का खुल जाना, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट होगा। तो यहाँ हो जाएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट। जी हाँ, सिर्फ हैड लगा देना आपको यहाँ पे और कुछ नहीं। तो यहाँ से आपका सेंटेंस बन रहा है पास्ट परफेक्ट वाला, वी रीच द रेलवे स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, तो ट्रेन हैड लेफ्ट हो जाएगा। रूल क्या है? पास्ट परफेक्ट का डबल एक्शन। क्लियर है? बाकी आप बुक में अच्छे से देखिए और एग्जाम्पल्स होंगे। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद अब आप यहाँ पे वर्ब को अंडरलाइन कर लीजिए। अराइवल इज़ नॉट वर्ब, क्योंकि नाउन है और इसके पहले हिज लगा है तो ये नाउन है, तो ये वर्ब नहीं हुआ। यहाँ हो गया इज ट्राइंग, और टू स्प्रेड ये वर्ब भी हो गया एक तरह से, तो नाउन भी है वर्ब भी है। ओके, तो मेन यहाँ पे है इज ट्राइंग। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिंस। तो एक रूल है कि जब सिंस लगा होता है तो सिंस बताता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे में आप जो टेंस यूज करते हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आपको इज को हटाना पड़ेगा और इसके जगह पे करना होगा हैज़ बिन। ही हैज़ बिन ट्राइंग, क्योंकि जब हमसे पूछा जाएगा कि कब से कोशिश कर रहा है, सिंस हिज अराइवल, जब से वो पहुंचा है तब से वो कोशिश कर रहा है अपना बेस्ट। ठीक है, क्यों, किस बात के लिए? टू स्प्रेड एजुकेशन, एजुकेशन फैलाने के लिए गरीब लोगों के बीच में। जब से वो गांव पहुंचा है या अपने नेटिव विलेज में पहुंचा है तब से वो कोशिश कर रहा है। तो सिंस क्या है यहाँ पे? ये पार्ट आपका टाइम बता रहा है। ओके, तो ये सिंस के साथ है इसलिए आपको हैज़ बिन का यूज़ करना होगा। सिंस हिज अराइवल ही हैज़ बिन ट्राइंग हिज बेस्ट। ठीक है, तो सिंस और फॉर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। थोड़ा सा घुमा दिया है कि यहाँ पे आपको टाइम नहीं दिया है कि 2 बजे से, कि 2 घंटे से, 2 महीने से, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे, पर यहाँ पे चीज़ वही है। तो टेंस का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, इतना आसानी से सीधा सीधी तो नहीं पूछेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। ओके, पढ़ने के बाद अब आप वर्ब नोटिस करें। यहाँ लिखा है एक हेल्पिंग वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब भी है, और तो कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, तो या तो आंसर मेरा यहाँ है या यहाँ है। इस पार्ट में कोई मेन वर्ब नहीं है, मतलब ये करेक्ट है। अब यहाँ पे एक नया रूल है, शायद आपको पता हो कि अगर किसी सेंटेंस में
दो हेल्पिंग वर्ब हों, ठीक है, और एक ही मेन वर्ब का यूज किया गया हो। तो जैसे ये एक हेल्पिंग वर्ब है और एक ये है और मेन वर्ब एक ही है, तो डूइंग यूज किया गया है। तो रूल कहता है ऐसे में वही मेन वर्ब को पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज करना है और उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में उसके आगे वाला हेल्पिंग वर्ब है। तो ये डूइंग है तो ये डन हो जाएगा। डन क्यों हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे हैव लगा हुआ है, हैव डन, हिज असिस्टेंट्स हैव डन। तो पार्ट ए में आपका आंसर हो गया। हैव के साथ डन लगा दीजिए और आर डूइंग, ठीक है। तो रूल क्या है? दो हेल्पिंग वर्ब हो, एक ही मेन वर्ब हो, तो उसी एक मेन वर्ब को दोनों हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करना है और उसी फॉर्म में यूज करना है जिस फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को यूज करता है। तो हैव है इसलिए यहाँ पे डन का यूज हो गया। असिस्टेंट ने किया है एंड स्टिल डूइंग, और करता आ रहा है, एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये रूल हो सकता है आपके लिए नया हो या कुछ लोग इसको पहले से भी जानते हो। चलिए, ऐसा आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन और भी मिल जाएगा आगे। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिए, उसके बाद आप देख लेते हैं। ही इज़ रनिंग एक वर्ब हो गया, सिंस लगा हुआ है, आप समझ गए होंगे कि गड़बड़ क्या है। और डॉक्टर सस्पेक्ट एक मेन वर्ब यहाँ है और ही इज एक मेन वर्ब यहाँ है। तो जहाँ सिंस है गड़बड़ वहीं होना चाहिए। तो यहाँ सिंस है, यहाँ इज लगा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे कि सिंस के साथ इज एम आर का यूज़ नहीं करना है ना। तो सिंस के साथ वाजवर का यूज़ होता है, या फिर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है तो हम हैज़ बीन, हैव बीन ये सारा यूज़ करने वाले हैं। तो ये इज़ यहाँ पे हटा के हैज़ बीन कर देंगे। ही हैज़ बीन रनिंग। सर हैज क्यों करेंगे, हैड क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ इज़ लगा हुआ है, इज़ हटेगा यानी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट वाला ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। सो ही हैज़ बीन रनिंग टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर जो है रन कर रहा है यानी बढ़ रहा है सिंस लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे से। और डॉक्टर्स अंदेशा करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं, उनको शक है कि ही इज़ डाउन विथ टाइफाइड, उनको टाइफाइड हो गया। देखिए यहाँ भी इस लगा हुआ है क्योंकि सारी क्रिया प्रेजेंट में, इसलिए। चलिए ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे सिंस की वजह से। तो याद रखिएगा सिंस के लिए वाज वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, हैज़ हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं, इज एम आर का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़ लीजिए, बना लीजिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। आई हैव रेड एक वर्ब हो गया, न्यू वर्ड्स विच आर एक वर्ब यहाँ हो गया और कहीं नहीं है, तो दो जगह वर्ब है। अब बीच में वर्ब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, ये करेक्ट है। तो अब यहाँ देखिए आई हैव लगा हुआ है, हैव प्लस V3 लिया हुआ है, हैव प्लस 3, क्योंकि हैव के बाद V1 तो आएगा नहीं, 2 भी नहीं आता है, 3 आता है। और यहाँ समय दिया हुआ है येस्टरडे। तो एक रूल है कि अगर क्रिया पास्ट में हो और ये वाला जो टाइम है पास्ट वाला, येस्टरडे लगा हो या अगो लगा हो या बिफोर लगा हो, ऐसा कोई टाइम हो जो पास्ट समय को डिनोट कर रहा हो, तो जो क्रिया होगी वो पास्ट में होगी। इसका मतलब कि हैव का यूज़ नहीं होगा। तो हैव का यूज़ नहीं होगा तो ये रीड अपने आप क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। आई रेड एन, और उसको पढ़ेंगे रेड, आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक येस्टरडे, कि कल मैंने एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ा था। अगर आप यहाँ हैव रखते हैं तो मीनिंग होगी कल मैंने पढ़ा है, तो कल यानी बीते हुए समय में पढ़ा है कैसे होगा, पढ़ा था। तो था के लिए आपको पास्ट का यूज़ करना होगा, पास्ट के लिए आपको हैज़ हैव हटाना पड़ेगा। तो आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक येस्टरडे, और अंडरलाइन कर लिया। देखिए यहाँ भी पास्ट है तो यहाँ भी V2 हो गया, एक वर्ब यहाँ भी था, अच्छा वर्ब यहाँ था लेकिन ये V2 ही है क्योंकि सब क्रिया पास्ट में जाएगी। और विच आर सिंपल, और जो मैंने नोट किए वो सिंपल वर्ड्स हैं, ये प्रेजेंट जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अभी वाले वर्ड्स को कह रहा है जो आपने नोट कर लिया है, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया। आपका यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे येस्टरडे लगा हुआ है। एक दिन पहले भी लिखता है तो ठीक है, और अगर एक घंटा भी लिख देता है लाइक एन आवर या आर अगो, तो भी ये हैव हटा देना होगा। एक मिनट भी लिख देगा कि एक मिनट पहले पढ़ा, और अगर सर समय नहीं दिया रहता तो तब ठीक है, आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, मैंने एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ा है, तब ओके। लेकिन समय दे दिया इसलिए आपको ये प्रेजेंट से पास्ट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप बना लीजिए, उसके बाद आते हैं आर बॉर्न। देखिए इज, एम, आर और इनके बाद अगर V3 लगा है तो वाक्य पैसिव वॉइस में माना जाता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में। और ये प्रेजेंट में है तो ये आर बॉर्न पैसिव हो गया प्रेजेंट में। सम अचीव ग्रेटनेस, ये भी अचीव प्रेजेंट में। एंड सम हैड, और ये पास्ट है। तो गड़बड़ आप समझ गए होंगे
ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो ये पास्ट कैसे हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा, तो यहाँ हैव हो जाएगा। सम के साथ सिंगुलर वर्ब तो नहीं लेते हैं, इसलिए हैव ले लेंगे। हैज़ नहीं होगा, हैव हो गया। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महानता अचीव करते हैं, और कुछ लोगों पर जो है महानता थोप दिया जाता है, मतलब उनको ज़बरदस्ती महान बना दिया जाता है कि आप ग्रेट हो, पर वो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म है वो सेम आएगा। तो कॉन्सेप्ट है वर्ब फॉर्म का, सेम वर्ब फॉर्म। ऐसे सेंटेंसेस में जब एक ही वर्ब चलते हो 2-3, तो उनका फॉर्म एक ही होना चाहिए ताकि वो सही टेंस दे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हैड नहीं होगा क्योंकि सब प्रेजेंट है, तो इसको भी प्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन इज सपोज। ओके, चलिए पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप देख लीजिए यहाँ एक इज है प्लस B3 है। अभी मैंने बोला इज है हमारा +3 लगाओ, तो पैसिव वॉइस हो गया, और वो भी प्रेजेंट में, तो ये भी प्रेजेंट है। और यहाँ समय यस्टरडे दिया हुआ है और यहाँ वाज लगा हुआ है, तो ये पास्ट है। ठीक है, और पास्ट होना भी चाहिए क्योंकि यस्टरडे लगा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे गड़बड़ क्या है। तो ये इज यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा वाज। द ट्रेन वाज सपोज, क्योंकि यहाँ भी वाज है और यहाँ हम नहीं आए, तो यहीं से समझ में आएगा कि टाइम दे दिया है जो कि पास्ट में जा रहा है। इसका मतलब कि जो सारी क्रियाएं होंगी पास्ट होंगी, तो यहाँ तो ऑलरेडी पास्ट लिया था, यहाँ नहीं लिया। तो ट्रेन वाज सपोज टू अराइव, कि 10 बजे ट्रेन आने वाली थी। ठीक है, बट इट वाज एन आवर लेट, लेकिन ये 1 घंटा लेट हो गई। तो ये वाज क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ यस्टरडे लगा। अभी बताया था कि समय अगर 1 मिनट भी दिया हो तो आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, ना कि प्रेजेंट। और पास्ट में सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया। अब देख लेते हैं। नो हैव पास्ड इन 18, तो यहाँ पे देखिए समय दिया हुआ है पास्ट का 1980, और यहाँ लिया है प्रेजेंट का। यहाँ भी प्रेजेंट है परहैप्स यू नो, ठीक है, लेकिन ये आपको डू यू नो बोलते क्या तुम जानते हो, शायद तुम जानते हो, तो ये तो पास्ट में ही होगा, प्रेजेंट में ही जाएगा। ओके, लेकिन आगे जो घटना है आई हैव पास्ड एग्जामिनेशन इन 1980, क्या तुम्हें पता है? तो ये तो प्रेजेंट के लिए हो गया कि पता है, अभी के बारे में पूछ रहा है। और ये बात जो पास हुआ वो कब हुआ? 1980 में, तो क्रिया पास्ट में हुई, तो प्रेजेंट टेंस कैसे होगा? तो ये हैव हटा दीजिए, तो ये केवल V2 ले लेगा। दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1980, तो यहाँ पे भी समय पास्ट है, इसलिए क्रिया प्रेजेंट में नहीं होगी। जैसे अभी यस्टरडे आ रहा था तो हमने क्या किया था? V2 किया था। सेम चीज़ यहाँ पे होगा, हैव हटेगा V2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। He always practices, use, cares, justice and cares for moral। तो यहाँ पे practices है और justice and cares ये वर्ब है, तो ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, B5 लिया है तो प्रेजेंट ही होगा, तो सब कुछ ठीक है। तो गड़बड़ क्या है सर? और ऑलवेज के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, तो ये भी ठीक है। तो 2 जगह वर्ब है और टाइमिंग के हिसाब से टेंस का सही इस्तेमाल किया है, तो गड़बड़ क्या है? तो गड़बड़ ये है कि प्रैक्टिस का स्पेलिंग ये नहीं होगा, ये हो जाएगा PRACTI, ये TISE वाला, PRACTISE और S इसमें लगेगा। आप मेरे एक वर्ब वाला जो कंफ्यूजिंग वर्ब का वीडियो है उसको देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिस जिसके अंत में CE लगा है और जिसके अंत में SE लगा है। तो SE वर्ब के रूप में यूज होता है, जो भी लगाना आपको SED वो सारा इसमें लगेगा जिसके अंत में SE आएगा, प्रैक्टिस, ना कि CE वाले में। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, तो इसको वो वर्ड वाला वीडियो मेरा जो है देख लीजिएगा, कंफ्यूजिंग वर्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो क्लियर हो गया। यहाँ पे प्रैक्टिसेज होगा, SE वाला चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन विजिटिंग, तो विजिटिंग हो गया, आर अम्यूज्ड ये हो गया RV3 और प्ले B1। तो चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क, सेंटेंस की शुरुआत में विजिटिंग से, मतलब कि ये जिरेंड के रूप में भी यूज़ होता है और वर्ब के रूप में भी आप यूज़ करते हैं ING वाले को। तो चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय, तो ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्ले है, तो ये प्ले नहीं होगा, प्लेइंग होगा, क्योंकि यहाँ सेम वर्ब फॉर्म का कॉन्सेप्ट काम करेगा। चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क, और ये अम्यूज होते हैं किससे? बाय द मंकीज, जो प्लेइंग इन द केजेस, जो केजेस में खेल रहे होते हैं। तो विजिटिंग द पार्क एंड अम्यूज्ड बाय मंकीज प्लेइंग इन द केजेस, तो विजिटिंग एंड प्ले को प्लेइंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों को सेम वर्ब फॉर्म में रखना पड़ेगा।
यानी B4 में। कॉन्सेप्ट ये देख रहा है, अब मीनिंग भी ऐसे ही आ रहा है, चिल्ड्रेन विजिटिंग, तो दे आर अम्यूज्ड बाय प्लेइंग हो जाएगा ना, प्ले तो नहीं होगा, किसके द्वारा, जो मंकीज खेलते हैं केजेस के अंदर उसके द्वारा, तो विजिटिंग के साथ साथ प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि सेम वर्ब वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। हम एक ही वर्ब फॉलो करेंगे टेंस में। और ये आपका प्रेजेंट है, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों प्रेजेंट जा रहे हैं, क्लियर है। तो चिल्ड्रेन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज जो प्लेइंग इन द केजेस, ठीक है। चले, तो सेम वर्ब फॉर्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है और कोई खास नहीं। अवनिका या यवनिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट ओके टू गुड ड्रामा विच अपीयर्ड, ये आपको एक मिल गया वर्ब अपीयर्ड, और यहाँ एक इज यहाँ पे है, और कहीं नहीं है, तो या तो आंसर ये होगा या फिर यहाँ गड़बड़ी होगा। तो यहाँ अवनिका इज में चलो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है अवनिका, तो फिर यहाँ गड़बड़ होगा। अब यहाँ देखिए, इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू गुड ड्रामा विच अपीयर्ड इन द रिसेंट टाइम्स, तो ये लिया है रिसेंट टाइम, समय जो है वो प्रेजेंट का है, हाल ही में, तो ऐसे में पास्ट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लगा देना होगा हैव अपीयर्ड, हैव इसलिए क्योंकि ये रिसेंट टाइम में काम हुआ, पास्ट में नहीं हुआ, हाल ही में, तो हाल ही में हैव हो जाएगा। अब सवाल है हैव क्यों, हैज क्यों नहीं, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ये है एडिशंस, एडिशंस जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज होगा। एडिशंस हैव अपीयर्ड, जो लेटेस्ट एडिशंस हैं अपीयर्ड हुए हैं, उसमें से यवनी का भी एक जो एडिशन है गुड ड्रामा, अच्छी ड्रामा है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव क्यों हुआ, हैज क्यों नहीं हुआ, क्लियर हो गया। और एक ये प्लस रिसेंट टाइम, टाइमिंग आपका जो है प्रेजेंट का है, इसलिए हैव लगाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर ये पास्ट का सेंस दे देगा कि कभी हुआ था ऐसा, अपीयर आया था ड्रामा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जहाँ डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं कमेंट में आपको आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट ही सेड अ नंबर ऑफ ओके, तो एक यहाँ सेड हो गया, यहाँ वेंट हो गया, और विदाउट सेइंग यानी बिफोर हो गया। तो ये B2 लिया, ये B2 लिया, और ये B4 लिया। B4 इसलिए लिया क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद B4 का यूज़ होता है, तो ये ठीक है। और वेंट और सेड में क्या गड़बड़, क्योंकि दोनों B2 है, तो गड़बड़ क्या है, तो गड़बड़ ये है कि झूठ बोलने के लिए सेड का यूज़ नहीं होगा, टोल्ड का यूज़ होगा, होगा तो B2 लेकिन टोल्ड होगा। ही टोल्ड अ नंबर ऑफ लाइज, उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले, ठीक है। जैसे स्पीक द ट्रूथ होता है, तो सही वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, इसको हम कहते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, कि कौन जगह पे कैसा वर्ब यूज़ करना चाहिए उसके हिसाब से। तो सेड कहने के लिए होता है, पर ये झूठ बोलने के लिए नहीं होता, इसलिए टोल्ड हो जाएगा। तो इसमें और कोई गलती नहीं थी, इसको टोल्ड कर दी। ही टोल्ड अ नंबर, जैसे कि हम टेल अ लाई बोलते ही है, ही टेल अ लाई या ही टेल्स अ लाई, तो टेल को टोल्ड कर देना है, दैट्स इट, क्लियर है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद देखते हैं। हैज़ रिच्ड वुड हैव बिन नॉट थिंकेबल 2 years ago, तो इसमें कोई वर्ब नहीं है, मतलब ये करेक्ट है, या तो आंसर है अभी, तो सब कुछ ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रिच्ड अ लेवल दैट वुड हैव बिन, तो गड़बड़ यहाँ लग रहा है, वुड हैव बिन, ये नॉट जो है यहाँ पे होगा, हैव नॉट बिन, नॉट का प्लेसमेंट क्लियर नहीं है, सही जगह पे नहीं। जब भी आप इसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं हैव बिन का, तो नॉट जो है हैव के बाद आता है और बिन के पहले, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो वुड हैव नॉट बिन, ये नॉट यहाँ आ जाएगा, हैव नॉट बिन थिंकेबल, ओके, क्लियर है। डाउट है तो पूछ लेना। तो ये छोटा सा था, या बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे नेगेटिव में, आई हैव नॉट बिन, यू हैव नॉट बिन, ठीक है। तो ये नॉट यहाँ पे गलत जगह पे यूज़ किया गया, इसको चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर डिस्ट्रेस्ड हैड नो इफेक्ट, एक्चुअली दिल्ली मैंने पढ़ दिया, इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये भी, ये वर्ब है और ये नाउन है, सॉरी ये नाउन है और ये जो दिया है वर्ब है। तो यहाँ पे हैड के बाद वैसे तो V3 लेते हैं, पर यहाँ प्रभाव के सेंस में यूज हो रहा है, जो कि क्रिया नहीं है, और आगे प्रीपोजिशन भी ले रहा, तो यहाँ पे इफेक्ट होगा, हैड नो इफेक्ट, और जहाँ क्रिया का इस्तेमाल जरूरत होगी वहाँ इफेक्ट का यूज करेंगे। और बाकी ही वाज डिटरमिन्ड, तो चलिए यहाँ पे हैड है तो ये भी वाज लगा है, पास्ट है, ठीक है, और 2 + B1 आता है तो ये भी ठीक है, और कहीं कुछ है नहीं, तो आंसर हो गया। डियर डिस्ट्रेस्ड, ये यहाँ पे नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, या एडजेक्टिव क्या कहेंगे आप, चूँकि एडजेक्टिव है तो आगे नाउन ही आ जाएगा, डिस्ट्रेस्ड, ओके। तो यहाँ पे इफेक्ट होगा, तो इसलिए मैंने कहा कि वर्ब कन्फ्यूजिंग वर्ब वाला मेरा जो है वीडियो आप जरूर देख लीजिए,
वहाँ पे अफेक्ट एंड इफेक्ट का क्या फ़र्क है वो सब आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पे हो गया हैड नो इफेक्ट, किसी बात का असर नहीं होना। आई हैव नो इफेक्ट, ठीक है, तो ऐसा हम यूज़ करते हैं। इफेक्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि ये नाउन के रूप में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे नाउन होगा ना कि वर्ब, तो इसको हटा दीजिए। सिंपल है। चलिए, मुश्किल कुछ नहीं है, जानकारी होने के बाद सब आसान होता। पढ़ लिया आपने, आ गया मेकिंग मी वेट और ए ग्रेट मैन कॉल्ड इन आस्ट मी। चलिए, वर्ब हो गया, एक वांट यहाँ पे। तो आप यहाँ नोट कीजिए कि यहाँ पे आफ्टर मेकिंग, तो ये प्रीपोजिशन के बाद बिफोर आता है, ये करेक्ट है। अब मेक के बाद B1 आता है, मेक प्लस B1, तो वेट ठीक है, तो यहाँ तक आपका कोई गलती नहीं है। आफ्टर के बाद बिफोर आएगा यानी प्रीपोजिशन है, तो मेकिंग ठीक है। मेक के बाद आपने पढ़ा होगा इन्फिनेटिव में B1 आता है, तो ये वेट भी ठीक है, वेटिंग नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पे आते हैं द ग्रेट मैन कॉल्ड, ये B2 है, ये भी B2 है, और ये B1 है, तो गड़बड़ समझ गए होंगे कि ये B2, ये B2, ये B1 कैसे होगा। तो ये हो जाएगा व्हाट आई वांटेड, डू भी हटा देना होगा। कह रहा है कि उसने मुझे 2 घंटे वेट करवाया और फिर बुलाया गया और पूछा गया मैं क्या चाहता था। ये जो मैं चाहता था, तो चाहता था होगा। व्हाट डू आई वांट नहीं, क्योंकि ये पास्ट है, बुलाया पूछा, तो ये पास्ट, ये पास्ट, तो ये वाला भी पास्ट होगा, तो ये वांटेड हो जाएगा। व्हाट तो लगा हुआ है, डू हट जाएगा और आई वांटेड हो जाएगा। व्हाट आई वांटेड, उसने पूछा जो मैं चाहता था। तो यहाँ पे भी सेम वर्ब फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पढ़ लिया आपने, एक वर्ब है और कहीं कोई वर्ब नहीं है। यस्टरडे लगा हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि अभी तो सर बताए थे कि यस्टरडे रहेगा तो V2 का यूज होगा, पर यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए सिंस भी लगा हुआ, और ये काम हैज़ बिन के साथ होगा। ही हैज़, सॉरी बिन नहीं, ही हैज़ इटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा, क्योंकि यस्टरडे को नहीं खाया था ऐसा नहीं, यस्टरडे से नहीं खाया है, मतलब अभी भी नहीं खाया है। तो आपने पढ़ा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला में कि जो काम अब तक जारी हो, या प्रेजेंट परफेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में समाप्त हुआ हो, तो इसका ताल्लुक पास्ट से प्रेजेंट तक है, क्योंकि खाया नहीं है और अब तक भी भूखा है, तो ये हैज़ ईटन लेगा। ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, उसने यस्टरडे से कुछ नहीं खाया है, कल से कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो क्रिया पूरी तरह पास्ट में समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि सिंस भी लगा हुआ है। सर अगर सिंस नहीं होता तो एट ठीक था, ही एट नथिंग यस्टरडे, कल उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन यहाँ सिंस लग गया, मतलब कल से अभी तक नहीं खाया है, तो ये प्रेजेंट है आगे, इसलिए हैव लगेगा, नहीं खाया है। तो आंसर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फ्यू साइंटिस्ट चेंज, चलिए ये आपका वर्ब हो गया चेंज्ड, और यहाँ पे एक वर्ब हो गया इट हैज ए बॉय शोड और लिटिल साइन बिकमिंग ग्रेट। चलिए ठीक है, ऑफ के बाद बिकमिंग बिफोर है, चूंकि प्रीपोजिशन है तो बिफोर सही है, इट्स ओके। ये आपका V2 है, ठीक है, ये आपका V2 है, ठीक है। तो गड़बड़ क्या है? तो गड़बड़ ये है कि जब आप सेंटेंस को पढ़िए, कुछ साइंटिस्ट बदल दिया पीपल्स आइडियाज़, लोगों के राय को, एज मच एज उतना ही जितना कि डार्विन ने, तो डार्विन के बाद डिड लगेगा, यहाँ डिड छिपा हुआ है, एड एज डार्विन डिड, ठीक है, ऐसा होगा। तो कुछ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे साइंटिस्ट के बाद एक वर्ब आपने लिया है चेंज्ड, तो उसी तरह यहाँ पे भी चार्ल्स डार्विन आया है, तो इसके बाद भी आपको वर्ब लेना पड़ेगा, तो कोई ना कोई वर्ब होगा। तो वर्ब कोई नहीं है तो इसी का फॉर्म यूज़ करेंगे, या फिर सेंस लेंगे, तो पास्ट हो जाएगा डिड, कि जैसा कि डार्विन ने किया वैसा ही लोगों का विचार कुछ वैज्ञानिकों ने बदला। डार्विन ने भी बदल दिया था कि इंसान का जो शुरुआत है कहाँ से हुआ था, तो बाकी वैज्ञानिकों ने भी ऐसे किया, ठीक है। तो यहाँ पे V2 है, तो एक V2 यहाँ पे कम पड़ रहा था, ये आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप V2 का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे आप समझ गए? नहीं समझे तो चलिए दोबारा बताता हूँ। अगर सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है दोनों अपने लिए कोई ना कोई वर्ब जरूर लेगा, तो ये कोई ना कोई ले रहा है, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब, तो ये भी तो लेगा ना। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ हो गया कि एक सब्जेक्ट साइंटिस्ट है तो ये वर्ब लिया, तो चार्ल्स डार्विन क्यों नहीं लेगा? चार्ल्स डार्विन यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपने लिया है, यहाँ पे एज वाला यूज किया है, तो आगे भी सब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब होगा।
तो यहाँ पे एज के बाद आगे सब्जेक्ट है तो वर्ब तो लेगा ही, ठीक है। एज आई डू, जैसे ही डज, वो करता है। एज, तो एज आएगा तो फिर सब्जेक्ट लेंगे, तो एज आई, तो एज आई केवल नहीं हो सकता, आई के बाद आपको वर्ब लेना होगा। ही डज एज आई डू, तो ये आपको डू लेना पड़ेगा। अब आप केवल बोल देंगे ही डज एज आई, तो गलत है, ठीक है। हाँ, अगर एज की जगह आप लाइक का यूज़ करते हैं तो शायद मी लगा के काम कर सकते हैं कि ही डज लाइक मी, लेकिन अगर आपने एज लिया है तो एज के बाद सब्जेक्ट होगा तो आगे वर्ब भी होगा। अब चूंकि ये V2 है, ये भी V2 है, तो ये भी V2 लेगा, तो चूंकि क्रिया है तो V2 डिड का डू का डिड ले लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ हाई टाइम, तो बड़ा पॉपुलर रूल है हाई टाइम वाला, मैं रूल ही लिख देता हूँ। तो हाई टाइम लगा हो, या फिर इसके और भी वेरिएशन है, हाई टाइम या इट इज़ टाइम ऐसा लगा हो, ठीक है, या इट इज़ अबाउट टाइम भी लगा हो। तो इन सब के बाद जो है एक ही वर्ब यूज़ होता है, वो होता है V2। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, यह एक होता है इट्स राइट टाइम, ठीक है। तो इनमें से चाहे कोई भी हो, उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो V2 आएगा, तो ये बाय नहीं होगा, बाउट हो जाएगा। इट्स हाई टाइम, ये बाउट, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये रूल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है हैज़ और विल और एक B1। तो अभी एक रूल ऐसा मैंने बताया था कि दो जगह हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, और एक जगह मेन वर्ब होगा। तो जो एक मेन वर्ब है वही दोनों के साथ आएगा, जो यहाँ आया वही पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के भी सामने आएगा। तो ये चीज़ यहाँ करना है। हैज़ एंड नेवर विल टेक, तो विल के साथ टेक लिया है, अब यही टेक हैज़ के सामने यानी पार्ट ए में जाएगा, तो हैज़ टेकन होगा। अब ये क्वेश्चन हमने बनाया था ऐसा ही बिल्कुल, तो ही नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। क्लियर है? चलिए, तो ये रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लिया आपने, हैव पास्ट और 2 years अगो। देखिए अगो लगा हुआ, मैंने भी बताया था 2 साल पहले काम किया है, तो ये प्रेजेंट में नहीं होगा, पास्ट होगा। बस हैव हटा दीजिए, आई पास्ट, मैंने पास किया एग्जाम को 2 years अगो, 2 साल पहले, नो इश्यू, क्योंकि क्रिया पूरी तरह से पास्ट में समाप्त हो गई है, तो ये प्रेजेंट में नहीं होगी, ये V2 लेगा, सिंपल पास्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्लान्स हैव बीन अंडर डिस्कशन फॉर अ ईयर नाउ बट नो डिसीजन हैज रिच्ड। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 क्रियाएं, हैव बीन एक क्रिया, हैज रिच्ड 2 क्रिया। सेंटेंस देख के लग रहा है कि वाक्य आपका पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में है तो सब पैसिव वॉइस में होगा। प्लान हैव बीन अंडर डिस्कशन, कि प्लान डिस्कशन में है और 1 साल से है और कोई फैसला नहीं पहुंचा गया है किसी फैसले तक, तो ये भी पैसिव होगा, तो यहाँ पे भी बीन लगेगा। इसको आप सेम वर्ब फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ हैव बीन हुआ वैसे यहाँ पे हैज़ बीन होगा, कि प्लान अभी अंडर डिस्कशन है, अभी इस पर डिस्कशन जारी है और कोई भी फैसले तक नहीं पहुंचा गया है, ठीक है। तो ये भी पैसिव जाएगा, इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन लगेगा, अंडर डिस्कशन, और यहाँ पे हैव बीन रीच्ड। ओके, और इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैव बीन लगा हुआ था, तो यहाँ पे भी हैज़ बीन होगा, सेम वर्ब फॉर्म, क्योंकि वाक्य पैसिव है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट है अराइव्ड, दीपा अराइव्ड, एक V2, डिड दूसरा V2, कॉल्ड तीसरा हैज के साथ है। तो आप समझ गए होंगे गड़बड़ क्या है, पहली क्रिया V2, दूसरी क्रिया V2 और तीसरी प्रेजेंट में, तो ये कॉल्ड हो जाएगा, हैज हटा दीजिए। दीपा पहुंची, डिड ऑल द प्रिपरेशन, सारी तैयारियां की, एंड देन उसने मुझे बुला लिया, या अपने किसी एक दोस्त को बुला लिया, तो ये कॉल्ड होगा, ना कि हैज कॉल्ड होगा। हैज क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्रियाएं सारी V2 जा रही हैं, तो आखिरी क्रिया भी V2 हो जाएगी, ठीक है। तो V2 करने के लिए आपको हैज हटाना पड़ सकता है, यानी पड़ेगा। तो सिंपल था, सेम वर्ब फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करिए और कुछ नहीं। चले, मेरा मकसद है क्वेश्चन आपको दिखा देना तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा क्वेश्चन आता है। आई विश ही सॉ यू वर, तो ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये पास्ट। चलिए विश तो विश ही ठीक है, मुझे ख्वाहिश है तो प्रेजेंट में जा सकता है, प्रेजेंट की ख्वाहिश है। अब एक ही सॉ, उसने देखा, आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वर इन नेपाल, कि काश वो तुम्हें देखता जब तुम नेपाल में थे।
तो यहाँ पे इफ़ वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो पहला कॉन्सेप्ट था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और फिर आगे में वुड हैव वगैरह लगा होता है, कुछ इसी टाइप का। तो यहाँ पे जो है विश लगा हुआ है, तो ये वर नहीं होगा, इसके जगह पे हैड बिन होगा, हैड बिन। जी हैड प्लस V3, क्योंकि ये कह रहा है ही सॉ, उसने तुम्हें देख लिया होता। ठीक है, यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट का रूल यूज़ कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ही सॉ V2 है, यानी कि ये दूसरी क्रिया है। वो कब देखता, जब तुम नेपाल में थे, तो पहली क्रिया है, तो पहली क्रिया में हैड लगेगा और प्लस V3 लगेगा। तो यहाँ पे होने का V3 बिन हो गया, जो कि वर्ब में बी से बनाया है, तो इसका V3 हो गया। और हैड क्यों लग रहा है, क्योंकि ये काम पहले हुआ है, तो हैड प्लस V3 हो गया। तो मुझे काश वो तुम्हें देखता जब तुम नेपाल में थे। ठीक है, तो यह वर नहीं होगा, हैड बिन होगा। समझ गए? दो क्रियाएं हैं, पहली क्रिया नेपाल में थे, दूसरी क्रिया देखना, तो दूसरी क्रिया सिंपल पास्ट है, इसलिए सॉ ठीक है। और ये पहली क्रिया है जिसमें हैड V3 लगेगा, तो हैड लग गया, और होने का V3 बी से बिन, तो हैड बिन, यू हैड बिन इन नेपाल। तो दोस्तों आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी जहाँ कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट में पूछ लीजिए। और इसका एक पार्ट यानी कल भी एक वीडियो मैं बना दूंगा, पार्ट 2, कम से कम 20-25 क्वेश्चन और, क्योंकि किसी ने NDA का क्वेश्चन बनाने को कहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो कल बना दूंगा बाकी के क्वेश्चन, और कमेंट करोगे तो और भी बनाता ही रहूँगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं SSC रेलवे बैंकिंग के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।